नमस्कार दोस्तों, फिजियोज वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो पूछे गए प्रश्न हैं ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज फॉर स्ट्रेस इनकंटिनेंस। सो ऑलरेडी ये एग्ज़ाम में, एम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। एम्स 2017 में। सो ऑप्शन ए टेंस, बी रशियन करंट, सी IFT, डी माइक्रो करंट। सो आंसर हेयर इज स्ट्रेस इनकंटिनेंस के लिए बेटर इलेक्ट्रोमोडेलिटी कौन सी है, वो है हमारी इंटरफेरेंशियल करंट। ठीक है, IFT। सो जो IFT जो हमारी मोडेलिटी मशीन है वो क्या करती है, वो डीप मसल के लिए यूज़ की जाती है, और जो स्ट्रेस इनकंटिनेंस कॉज बाय वीकनेस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। सो पेल्विक फ्लोर की मसल्स की वजह से स्ट्रेस इनकंटिनेंस हो जाता है, और अक्सर ये आपको स्पाइनल इंजरी में आपको ये देखने को मिलेगा, और डिलीवरी के बाद, ठीक है, जो डिलीवरी होती हैं उसके बाद पेल्विक जो फ्लोर मसल होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, जिनको भी ये स्ट्रेस इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम होती है उसमें हम IFT यूज़ करेंगे। और IFT को अप्लाई कैसे करेंगे, IFT को हम अप्लाई करेंगे, जो 2 इलेक्ट्रोड पैड हैं उनको वो अप्लाई करेंगे हम। 2 इलेक्ट्रोड पैड apply anteriorly on lower abdomen। ठीक है, देखो एंटीरियर में लोअर एब्डोमेन पे हम 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई करेंगे, एंड अनदर जो 2 इलेक्ट्रोपैड है वो हम अप्लाई करेंगे पोस्टीरियरली लोअर बैक ऑन मीडियल साइड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वेंशनल टेंस इज ए हाई इंटेंसिटी लो फ्रीक्वेंसी, बी लो इंटेंसिटी लो फ्रीक्वेंसी, सी हाई इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी, डी हाई फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी। ठीक है, सो आंसर हेयर इज हाई इंटेंसिटी एंड लो फ्रीक्वेंसी। देखो कन्वेंशनल टेंस में जब हम कोई भी हम इंटेंसिटी को जब ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द की पर्सन इन द गाइडेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम टू डिसेबल पर्सन इज। सो आंसर ऑप्शन ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बी नर्स, सी फिजियोथेरेपिस्ट, डी फिजियाट्रिस्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एम्स में 2023 में ना 2 बार एग्ज़ाम हुए थे एम्स के। ठीक है, तो इसलिए 23 के ज़्यादा क्वेश्चंस पता हैं। तो एक बार मार्च में हुआ था और एक बार जून में हुआ था, डबल एग्ज़ाम हुए थे, 2 बार हुए थे एग्ज़ाम। सो द की पर्सन इन द गाइडेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज़ टू डिसेबल पर्सन। तो क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, क्या नर्स के साथ, या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, या फिजियाट्रिस्ट होते हैं। सो आंसर हेयर इज फिजियाट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट नहीं होगा ये, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये साइकेट्रिस्ट है, नहीं, ये साइकेट्रिस्ट नहीं है, ये फिजियाट्रिस्ट है। फिजियाट्रिस्ट कौन होते हैं, ये होते हैं PMR। अगर आपने
जब आप वैकेंसी देखते हैं, ठीक है, कोई भी वैकेंसी देखते हैं तो वहाँ पे आपको PMR भी लिखा होता है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। तो इनको बोलते हैं हम PMR। ये डॉक्टर भी होते हैं और इनमें डिप्लोमा किए हुए भी होते हैं। वे इंक्लूड, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, ऑर्थो के बाद फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऐसे ही फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के MBBS मतलब डॉक्टर भी होते हैं और डिप्लोमा भी वाले भी होते हैं। तो ये एक क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये एक फिजियाट्रिस्ट इज ए मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क ये होता है, ये इम्प्रूव करते हैं फंक्शनल एबिलिटी को, ठीक है। कोई भी पेशेंट है, कोई भी डिसेबल पर्सन है, उनका मेन फोकस ये रहता है कि वो पेशेंट को कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज़, फंक्शनल एक्टिविटीज़, वो जितना वो इंडिपेंडेंट हो पाए कि वो कैसे वर्क करे, ठीक है, किस तरीके से वर्क करे। तो इनका ये वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिहेबिलिटेशन डील्स विद, ठीक है, मोर्टेलिटी, मोर्बिडी, बोथ A and B and D, पेंडेमिक। देखो मैं इस रिहेबिलिटेशन डील विद मोर्टेलिटी, मोर्बिडी, बोथ A and B and D, पेंडेमिक। सो रिहेबिलिटेशन डील्स विद मोर्बिडी, morbidity. So answer here is morbidity. देखो अब देख लेते हैं मोर्बिडी क्या है। मोर्बिडी क्या है? मोर्बिडी एक इज रेफर टू ए स्टेट ऑफ बीइंग सिक एंड अनहेल्दी, या फिर अनवेल एंड अनहेल्दी। कोई भी स्टेट है जो कि अनहेल्दी है और ठीक नहीं है, बीमारियों से ग्रसित है, ठीक है। तो मोर्बिडी क्या है? मोर्बिडी एक टूल है। क्या है? एक टूल है जो कि अंडरस्टैंडिंग द रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज़, जो कि डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर हैं उनको बताता है। इट हेल्प कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हेल्थ इवेंट बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन। तो मोर्बिडी को मेज़र कैसे कर सकते हैं? मोर्बिडी को हम मेज़र कर सकते हैं प्रिवलेंस और इंसिडेंस से। किससे कर सकते हैं? प्रिवलेंस और इंसिडेंस। आपने कई बार डिजीज़ देखी होंगी कि डिजीज़ में क्या होता है कि हम इंसिडेंट बताते हैं कि 1000 में से एक पर्सन को ये डिजीज़ होती ही होती है, 1000 बच्चों में एक बच्चे को ये डिजीज़ मिलेगी। तो ये क्या है? इंसिडेंस है, प्रिवलेंस है। इट कैन ऑल्सो रेफर टू द कॉम्प्लिकेशन ऑन साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। हम जो भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, कॉम्प्लिकेशन आती हैं, लाइक अल्जाइमर डिजीज़ या फिर कैंसर हो गया, ठीक है, अलग टाइप के कैंसर्स हो गए, COPD होगी। तो इनके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी किस में आते हैं? रिहेबिलिटेशन मोर्बिडी में कवर होते हैं। अब करते हैं मोर्बिडी का। आपको पता लगे मोर्बिडी क्या है? एक टूल है जो कि हमें बतलाती है डिजीज़ के रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब है मोर्टेलिटी। देखो मोर्टेलिटी आप सबको पता होगा, मोर्टेलिटी का वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। मोर्टेलिटी का मीन्स ये है कि पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में डेथ पॉपुलेशन को काउंट करना, ठीक है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट द डेथ पॉपुलेशन, ठीक है, कि कितनी डेथ, इतने बच्चे रोज़ाना जन्म ले रहे हैं और इतने बच्चे रोज़ाना मर रहे हैं। या फिर कंपेरेटिव स्टडी कर ली जाती है इसमें मोर्टेलिटी में कि 1000 बॉयज़ पे सिर्फ कितनी लड़कियां हैं? 800 लड़कियां हैं, 700 लड़कियां हैं, 600 लड़कियां हैं। तो ये काउंटेबल होता है, काउंट इन नंबर, ठीक है। मोर्टेलिटी में क्या होता है? काउंट इन नंबर्स। तो ये काउंट करते हैं, बताते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क करती है गवर्नमेंट, वर्क करती है, वो लोगों को एजुकेट किया जाता है कि इतने सारे लड़के होते हैं तो इतनी लड़कियां कम क्यों होती हैं, ठीक है। तो ये आती हैं किसमें?
मोर्टेलिटी में सिर्फ ये तो बॉयज़ और गर्ल्स का या काउंट नंबर है, ये डिजीज़ में भी होता है कि इतनी सारी डिजीज़, इतना वर्क हो रहा है तो इतनी सारी डिजीज़ हो कैसे रही हैं। ये जो आप मान लो कि कोई भी डिजीज़ ले लो एक, जैसे कि पोलियो ही ले लेते हैं कि पोलियो अभी तो फ़िलहाल जो हमारी कंट्री है वो पोलियो मुक्त है, ठीक है, अब पोलियो नहीं है इंडिया में। बट पहले क्या करते थे कि जब हर जितने भी केसेस आते थे उसको काउंट करते थे किस पे, पॉपुलेशन में, ठीक है, मोर पॉपुलेशन में पोलियो डिजीज़ को काउंटेबल करते थे कि इतने लोगों पे इतने जो बच्चे हैं या बड़े हैं पोलियो पेशेंट हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। ये इससे ना क्वेश्चन एम्स में एक बार आया था, ठीक है, एम्स में सिर्फ एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन, और पेंडेमिक या एपिडेमिक में ऐसा ही पूछा गया था, पर ज़्यादा टाइम एम्स में नहीं आया है क्योंकि ऑलमोस्ट शायद ये क्वेश्चन सबको इजी लगता है। बट आरआरबी में, ईएसआई में, जिपमर में, पिजमर में, इनमें आने के चांस है क्योंकि आरआरबीआई में और ईएसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे देखते हैं कि देखो सबसे पहले हमारी क्या होती है, एंडेमिक होती है। क्या होता है, एंडेमिक, और फिर एपिडेमिक, और फिर पेंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक, पेंडेमिक ना, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। तो एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक होता है डिजीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। कोई भी एक डिजीज है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइक जैसे कि आपने देखा है पीएचसी, पीएचसी मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। सीएचसी, सीएचसी मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो कम्युनिटी हेल्थ, यहाँ से आप ये लगाओ कि ऐसी वो डिजीज़ जो प्रेजेंट है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, हमारी सॉइल होती है, हमारा वाटर होता है, हमारी ऑक्यूपेशनल होती है, उसी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज़ हो। कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि आंखें ज़्यादा ख़राब हैं किसी किसी की। एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्पीच नहीं है। एक एरिया ऐसा है कि जिसमें कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि पंजाब में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कैंसर ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर किसी भी एरिया में कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाना, वो होती है हमारी एंडेमिक। अब करते हैं, इसके बाद आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है, सडनली कोई डिजीज है, अचानक से वो बढ़ रही है, ठीक है। कोई भी डिजीज़ है, एक डिजीज़ का नाम देख लो, कोई भी डिजीज़ है, जैसे कि आप लगा लो हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस में सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो ए, बी और सी में से बी ही होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, जो कि लीवर में क्या हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है हेपेटाइटिस बी में। तो ये जो हेपेटाइटिस बी है, एक दो केसेस में देखने को मिला था, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एकदम इस बीमारी के जो पेशेंट हैं एकदम ज़्यादा बढ़ने लग गए। जैसा कि आप मान लो कि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस या वायरल या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस, क्यू फीवर, आरए, रेमेटोइड आर्थराइटिस, ठीक है। कोई भी डिजीज़ है, उसका जो काउंट ऑफ नंबर है पॉपुलेशन में अचानक से बढ़ जाना, उसे बोलते हैं हम एपिडेमिक। और पेंडेमिक का मतलब क्या है कि पेंडेमिक का मतलब ये है कि एक ऐसे वायरस, एक ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस कि जो हर कंट्री में फैलता जा रहा है, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, ठीक है। मतलब पर्सन टू पर्सन वो फैलता ही जा रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा पेंडेमिक। तो पेंडेमिक का डेफिनेशन क्या है, जो एपिडेमिक, देखो इसमें क्या होगा, जब एकदम ज़्यादा बढ़ेगा तभी तो पेंडेमिक बनेगा ना। तो एपिडेमिक स्प्रेड ओवर सेवरल कंट्रीज, ठीक है। तो जो एपिडेमिक है वो स्प्रेड हो रही है सेवरल अलग अलग कंट्रीज में, तो उसको बोलेंगे पेंडेमिक। सो ये इसमें एग्जांपल आता है कोविड-19, जैसे कोरोना वायरस आया था
अभी फ़िलहाल जो चीन में HMP वायरस बता रहे हैं, वो पता नहीं कि वो सच है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है पेंडेमिक, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया था, कि वो भी एक देश से दूसरे देश फैल रहा था, बाय एयर नहीं, बट वो सैनिटेशन से, ठीक है। क्या था? सैनिटेशन से। और सबसे पहले जो हमारी वैक्सीन बनी थी वो किसकी बनी थी, कौन सी डिजीज़ की बनी थी? वो बनी थी हमारी स्मॉल पॉक्स की। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डेट सेलिब्रेट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखो इससे पहले वाली वीडियो में मेरे से मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उस क्वेश्चन को वहाँ पे अनकरेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोबारा से इस वीडियो में ये डाला है कि आपका क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाए। तो इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इन्वायरमेंट डे का 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एप्लीकेशन ऑफ एडवांस रिहेबिलिटेशन टेक्निक फॉर डिसेबल पीपल, ठीक है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है, एडवांस रिहेबिलिटेशन टेक्निक है, जो कि डिसेबल पीपल के लिए अब यूज़ की जा रही है? एडवांस टेक्निक, देखो CBR तो सबको पता होगा, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन पे जो डिसेबल पीपल है उसके लिए सोशल, एजुकेशन, चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में, ठीक है। ऑप्शन बी IBR, सी सब सेंटर, डी कैंप्स, ठीक है। तो जो एडवांस, देखो ये क्वेश्चन आपके एम्स में एग्जाम में आने के चांस हैं, क्योंकि ये एडवांस है, एडवांस रिहेबिलिटेशन टेक्निक। और एम्स हमेशा ना एडवांस नए रिसर्च ये इन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। तो फॉर एडवांस रिहेबिलिटेशन टेक्निक फॉर डिसेबल पीपल इज IBR। तो IBR क्या है? IBR है आपका इंस्टीट्यूट बेस्ड रिहेबिलिटेशन। इंस्टीट्यूशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। ये प्रोवाइड किया जाता है ओनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, ठीक है। जहाँ पे बड़े हॉस्पिटल हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, वहीं पर IBR जो एडवांस रिहेबिलिटेशन टेक्निक है ये मेनली प्रोवाइड कराई जाती है। इट प्रोवाइड एक्सीलेंस सर्विस इन हॉस्पिटल, ठीक है, फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। एक्सीलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिसेबल पीपल के लिए, जिसको बोलते हैं हम PWD, कि पीपल विद डिसेबिलिटी। इट इज़ यूजली अवेलेबल ओनली, देखो ये ओनली ज़रूर ध्यान रखना, ओनली फॉर ए स्मॉल नंबर एट ए वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है। इट इज़ यूजली अवेलेबल की जाती है केवल स्मॉल नंबर पे एट ए वेरी हाई कॉस्ट एंड लोकेटेड इन अर्बन सेंटर। ये लोकेट होगी अर्बन सेंटर। देखो मेडिकल कॉलेजेस गांव में तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, ये तो अर्बन सेंटर में मिलेंगे। तो ये लोकेट होते हैं इन अर्बन सेंटर। IBR पेशेंट्स रिसीव ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो जो IBR जो पेशेंट होता है, पीपल होता है, वो रिसीव करता है ट्रीटमेंट, लंबे समय तक के लिए ट्रीटमेंट लेता नहीं, लंबे समय तक नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए ट्रीटमेंट लेता है। एंड द ट्रीटमेंट यूजली स्टार्ट फ्रॉम द एक्यूट फेज ऑफ डिजीज। तो जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट यूजली स्टार्ट फ्रॉम एक्यूट फेज ऑफ डिजीज, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, द कंबाइनिंग फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी कंपोनेंट फॉर डिसेबिलिटी इवेल्युएशन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे कि MMT हो गया, ठीक है, ग्रेड हो गया,
MMT ग्रेड होगी, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इवेलुएशन जो टेक्निक्स होती हैं ये आनी चाहिए। कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं और बोलते हैं कि इसको असेसमेंट करवा के लाओ, कि MMT ग्रेड लिखवा के लाओ या डिसेबिलिटी इवेलुएशन करवा के। तो आपको अगर कोई भेजे या ना भेजे, बट आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए और एग्ज़ाम में आने के चांस भी हैं इसके, ठीक है। तो डिसेबिलिटी इवेलुएशन वैसे तो अलग अलग परसेंटेज हम निकालते हैं, बट हम ये टोटल मोबिलिटी कंपोनेंट डिसेबिलिटी इवेलुएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन A प्लस बी 90 माइनस A बाई 90, ठीक है। B A प्लस बी 90 प्लस A माइनस 90, तो A माइनस B 90A बाई 90, D A प्लस बी 90 माइनस B बाई 90, ठीक है। सो आंसर हेयर इज A प्लस बी 90 माइनस A बाई 90। तो देखो यहाँ पे जो A है वो क्या है, हाइयर वैल्यू है, B क्या है, लोअर वैल्यू है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट द इंडिविजुअल विद ए फ्रैक्चर ऑफ राइट हिप बोन, ठीक है। एक इंडिविजुअल का, एक पेशेंट का क्या है, राइट हिप बोन का फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। हैज़ इन एडिशन टू, उसमें उस पेशेंट को 16% लॉस ऑफ मोशन, मोशन मीन्स चलना, ठीक है, वॉक, तो 16% जो है वो वॉक अच्छे से नहीं कर सकता। एंड 8% लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ ऑल्सो, और 8% मसल की स्ट्रेंथ लॉस हो गई है। तो अब बताओ कि उसकी मोबिलिटी कंपोनेंट फॉर डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन क्या होगी। सो हमें ये फार्मूला रखना है, A प्लस बी 90 माइनस A बाई 90। तो A हमारी क्या है, हाइयर वैल्यू है, और B हमारी क्या है, लोअर वैल्यू है। तो हम A की जगह हम 8 और 16 में से 16 रखेंगे, B पे लोअर रखेंगे और 90 माइनस 16 कर देंगे, ठीक है, बाय 90। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.6%। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ पे ये नंबर चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, नंबर चेंज कर देंगे। 16 की जगह यहाँ 14 लिख देंगे, या 8 की जगह यहाँ 6 आ जाएगा। तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आप आराम से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेफिनेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स। सबसे पहले तो एर्गोनॉमिक्स क्या होती है। एर्गो मीन्स वर्क, नॉमिक्स मीन्स रूल्स और लॉज, ठीक है। ऑप्शन ए, एर्गोनॉमिक्स मीन्स फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। बी, एर्गोनॉमिक्स मीन्स फिटिंग द वर्कर टू द जॉब। सी, एर्गोनॉमिक्स इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस साइज ऑफ people. D, ergonomics is an analysis of mechanics of living organism. So answer here is A, ergonomics means fitting the job to the worker, कि जो वर्कर है उसको उसके ऊपर वो जॉब फिट हो जाए, ठीक है, फिट करने की कोशिश करें कि कोई भी इंसान है कि उसके का जो वर्क है वो जो जॉब है वो फिट हो जाए। कैसे, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि हम बोलते हैं ना कि पेशेंट आता है और बोलता है कि मैडम मेरे को सर्वाइकल में दिक्कत है, ठीक है, फिर हम उसकी ऑक्यूपेशन पूछते हैं कि मैं कंप्यूटर पे वर्क करता हूँ। तो फिर हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर की डेस्क कैसी है, आपकी चेयर कैसी, हम ये इवेलुएट करते हैं ना, पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आपकी चेयर ऐसी है तो आप उसको चेंज कर लो, या फिर टेबल ज़्यादा नीची है तो उसको ऊपर कर लो, या आपका जो कंप्यूटर और हेड आई कांटेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है वो आप अच्छे से कर लो। तो ये हम बताते हैं। ये क्या आती, किस में आती है, ये आती है एर्गोनॉमिक्स में। किस में आती है, एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स मीन्स फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, ठीक है। ओशा, ओशा क्या है, ओशा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। डिफाइन एर्गोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ डिजाइनिंग द
जॉब, वो साइंस जो जॉब के लिए डिज़ाइन करती है। टू फिट द वर्कर, कि वर्कर पे फिट हो जाए, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग द वर्कर टू फिट द जॉब। ठीक है, कि हम कोई भी किसी भी इंसान को जॉब के लिए इंस्टेड नहीं कर सकता। ठीक है, फोर्स नहीं कर सकता कि आप नहीं, अगर हम आपको फैसिलिटी नहीं देंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है, कंप्यूटर डिस्टेंस पीपल फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो पीपल है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए हेड का, 45 to 70 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में आता है तो 45 से 70 सेंटीमीटर, और अगर इंच में बताना है तो इंच है 18 से 28 इंच। और अपने ना जहाँ भी क्लिनिक पे बैठे हैं आप इन चीज़ों को लिख लो, ये आपके क्लिनिक को इम्प्रूव करती हैं। जैसे कि आपको कोई भी आपके पास पेशेंट आता है तो बताता है कि मैम मैं कंप्यूटर में वर्क करता हूँ, तो आप तुरंत उसको ये गाइड कर सको कि आपका कंप्यूटर से आइज़ और हेड का डिस्टेंस इतना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन इज प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल विद सेंसिटिव स्किन ऑन द रेजिडुअल लिम्ब? ऑप्शन ए सुप्राकोंडाइलर, बी सुप्रापटेलर, सी थाई कोर्सेट एंड डी ऑटो असिस्टेड एक्सरसाइज। सो आंसर हेयर इज थाई कोर्सेट। तो थाई कोर्सेट यूज फॉर इंडिविजुअल विद सेंसिटिव स्किन ऑन द रेजिडियल लिम्ब। ठीक है, और सुप्राकोंडाइलर यूज फॉर नी लिगामेंट। ठीक है, जो सुप्राकोंडाइलर है ये यूज किया जाएगा नी लिगामेंट, नी लिगामेंट। और नी लिगामेंट में क्यों यूज करेंगे? लैक्सिटी ऑफ द जॉइंट। ठीक है, लैक्सिटी का मीन्स क्या है? यहाँ पे लैक्सिटी का मीन्स है ढीलापन। ठीक है, लूज। और सुप्रा पटेलर यूज करेंगे पटेलर के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रेशर सेंसिटिव एरिया ऑफ द ट्रांसटिबियल रेजिडियल लिम्ब इज। प्रेशर सेंसिटिव एरिया ट्रांसटिबियल रेजिडियल लिम्ब में कहाँ पर होगा ये बताना आपको। ए फिबुला हेड एंड नेक, बी पटेलर टेंडन, सी मीडियल टिबियल प्लेटू एंड डी टिबियल एंड फिबुलर शाफ्ट। सो आंसर हेयर इज फिबुला हेड एंड नेक। फिबुला हेड एंड नेक ऑलरेडी एम्स में ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द BMI कैटेगरी फॉर समवन विद ए BMI ऑफ 28? तो 28 पे क्या अंडरवेट होगा, लोअर वेट होगा, सी ओवरवेट होगा, या डी ओबेसिटी होगा? सो BMI का सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं, वेट केजी, वेट BMI, वेट लेंगे हम केजी में बटे हाइट स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो 28 वैल्यू है इसमें क्या होगा? अंडरवेट होगा, नॉर्मल वेट होगा, ओवरवेट होगा, ओबेसिटी होगा। सो आंसर हेयर इज ओवरवेट। ठीक है, क्या होगा? ओवर वेट। 28 से, और जब 30 से अबव 30 होगा तो ओबेसिटी होगा। क्या होगा? ओबेसिटी। और अंडरवेट होगा लेस देन 18.5, और आपका नॉर्मल जो वेट होगा वो होगा 18.5 एंड 24.9, और ओवरवेट होगा 24.9 टू 28.9। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो BMI का जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। एक क्वेश्चन बनेगा BMI का फॉर्मूला क्या है, और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं
अगर आपके कुछ हेल्प आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।